हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम इकोलॉजी का चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले तो बेसिकली इकोसिस्टम होता क्या है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है और वो अपने एनवायरमेंट से भी इंटरेक्ट करती है कोई ना कोई वे में। उसको बोलते हैं एक इकोसिस्टम। जैसे बर्ड्स, वर्म्स और सब में ही कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है। वो इंटरेक्शन और उनका इंटरेक्शन नेचर के साथ, बर्ड्स का इंटरेक्शन फूड के साथ, ट्रीज के साथ, फिर वाटर के साथ, विंड के साथ, सब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स चीजों से इंटरेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं एक इकोसिस्टम। एन इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। देखो, मैं आधी इनिशियल पार्ट ऑफ एनसीईआरटी नहीं लाती हूँ, आपको पता ही होगा अगर आपने पहले के दूसरे वीडियोस देख रखे होंगे तो, क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं दे रखा होता है। तो ये वाले लेसन में भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वाली ही एनसीईआरटी लाई है और एक्सप्लेन मैंने पूरा लेसन किया है। लेसन बहुत ज्यादा लेंदी है, तो लाइक मैं हर एक वर्ड टू वर्ड रीड नहीं कर सकती हूँ, फिर वो बोरिंग भी हो जाएगा और समझेगा भी कुछ नहीं। और इकोलॉजी के जो चारों चैप्टर्स है, तीनों चैप्टर्स, अभी तो तीन ही बचे हैं, तो इकोलॉजी के जो भी चैप्टर्स है वो खुद से रीड करने जैसे है। इनमें कुछ बहुत डीप कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत शैलो शैलो कॉन्सेप्ट है। आपको ऐसे ही पढ़ने पे समझ जाएंगे और एनसीईआरटी खुद रीड कर लेंगे बाद में तो भी हो जाएगा। देन यू आर गुड टू गो। सो लेट्स स्टार्ट। An ecosystem can be visualized as functional unit of nature where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment. तो जो चीज मैंने बोली वही डेफिनेशन है। इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली इन साइज फ्रॉम अ स्मॉल पॉन्ड टू लार्ज फॉरेस्ट और सी। देखो, सब कुछ इकोसिस्टम हो सकता है। एक छोटा सा पॉन्ड जहाँ पे फिशेस है, थोड़े बहुत लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो भी एक इकोसिस्टम है। और फॉरेस्ट, डेजर्ट, ये सब भी एक इकोसिस्टम है। Many ecologists regard the entire biosphere as a global ecosystem। तो जो हमारा पूरा की पूरा बायोस्फीयर है जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसको एक ग्लोबल इकोसिस्टम बोला है, एज अ composite of all local ecosystem on earth. Okay, since this system is too much big and complex to be studied at one time, अभी लाइक पूरे अर्थ के लिविंग ऑर्गेनिजम्स और पूरे अर्थ के इकोसिस्टम को हम एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, इट इज कन्वीनियंट टू डिवाइड इट इनटू टू बेसिक कैटेगरीज। इनको हमने दो कैटेगरी में डाला, नेमली द टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक। सबसे पहले हमने ये डिफरेंशिएट किया कि टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे रहने वाले एनिमल्स एंड एक्वाटिक पानी में रहने वाले। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट आर सम एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये जमीन पे है, पॉन्ड, लेक, वेटलैंड, ये सब जो है ये एग्जांपल है एक्वाटिक इकोसिस्टम्स के। ओके, क्रॉप फील्ड्स एंड एन एक्वेरियम में ऑल्सो भी कंसिडर्ड एज मैन मेड इकोसिस्टम्स। देखो, ये मैन मेड इकोसिस्टम है। एक एक्वेरियम वो मैन मेड है ऑब्वियसली, और क्रॉप फील्ड जहाँ पे हम खुद से एग्रीकल्चर करते हैं, खुद से प्लांट्स लगाते हैं, तो वो हो गया एक मैन मेड इकोसिस्टम। वी विल फर्स्ट लुक एट स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट इनपुट, प्रोडक्टिविटी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, फूड चेन, फूड वेब और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये लेसन का। फूड चेन, फूड वेब वो पढ़ना है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पढ़ना है, प्रोडक्टिविटी कैसे होती है एक इकोसिस्टम में। ओके, एंड द आउटपुट, डिग्रेडेशन एंड एनर्जी लॉस। प्रोडक्टिविटी कैसे होती है और एनर्जी लॉस कैसे होता है। वी विल ऑल्सो लुक एट रिलेशनशिप्स, साइकिल्स, चेन्स, वेब्स दैट आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो कैसे होता है, एक एनिमल अगर दूसरे एनिमल को खा रहा है तो उस जिसको खाया गया है उसकी एनर्जी इस एनिमल में आई, तो ये जो एनर्जी फ्लो चलता है वो कैसे चल रहा है विद इन सिस्टम्स एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। देखो, सबसे पहले इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। Okay, you have looked at various components of environment, abiotic and biotic. You studied how individual biotic and abiotic factors affected each other and their surrounding. Let us look at these components in a more integrated manner and see how the flow of energy takes place within these components of ecosystem. तो energy flow कैसे work कर रहा है वो अभी हम पढ़ेंगे। Okay, interaction of biotic and abiotic components result in physical structure that is characteristic for each type of ecosystem. Identification and enumeration of plants and animal species of an ecosystem gives its species composition. देखो, अभी एक टर्म है स्ट्रैटिफिकेशन, ये है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है,
वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। एक तो पहली बात, ये डेफिनेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि स्ट्रैटिफिकेशन होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रीज ऑक्यूपाई टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा और लेयर ऑफ अ फॉरेस्ट। ट्रीज सबसे ऊपर है, ओके। फिर आते हैं श्रब्स, श्रब्स आते हैं, और फिर आते हैं हर्ब्स एंड ग्रासेस ऑक्यूपाई द बॉटम लेयर्स। तो इनको ऐसे डिवाइड किए वाला है अलग अलग स्ट्रेटा में, अलग अलग ग्रुप्स में, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रैटिफिकेशन। द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज यूनिट व्हेन यू कंसीडर फॉलोइंग एस्पेक्ट। देखो, ये 4 चीजें आपको याद रखनी है, पढ़नी है इस चैप्टर में। प्रोडक्टिविटी कैसे होती है, प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। डिकम्पोजिशन कैसे होता है, उसमें भी, उससे भी ऐसे अंदर के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे एक अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो कैसे होता है, और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये 4 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्रोडक्टिविटी। देखो, अ कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। कोई भी इकोसिस्टम को काम करने के लिए सोलर एनर्जी तो चाहिए ना, कॉन्स्टेंटली हमें सोलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। प्राइमरी प्रोडक्शन, सबसे पहले क्या प्रोड्यूस होगा, सोलर एनर्जी मिल गई, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास। प्राइमरी प्रोडक्शन की डेफिनेशन याद रखो, द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर, जो भी ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है, प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस हुई वाला प्राइमरी प्रोडक्शन, ओके। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेट ग्राम पर मीटर स्क्वायर और एनर्जी किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। कौन से रेट से ये प्रोड्यूस हो रहा है हमारा बायोमास, इसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड, प्रोडक्टिविटी कौन से टर्म्स में एक्सप्रेस होती है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो ये वाले टर्म्स में रेट कंपेयर करते हैं हम, मतलब टाइम के हिसाब से ना, तो इसलिए पर ईयर लिखा है। टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ये है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ये जो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, ग्रोस वाली कौन सी है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑर्गेनिक मैटर कौन से रेट से प्रोड्यूस हो रहा है, उसको बोलते हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट इन रेस्पिरेशन। अभी देखो, जो एनर्जी प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उनको खुद को भी चाहिए, राइट, तो उन्होंने खुद ने भी एनर्जी यूज कर ली। ग्रोस मतलब जितनी टोटल बनी थी और उन्होंने खुद ने जो यूज कर ली वो निकाल दिए, तो जो बचता है वो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ये किसी और के लिए है, जो भी प्लांट्स को खाता है वो उनमें जाती है, तो हम कंज्यूमर्स के लिए है, ओके। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस, रेस्पिरेशन में प्लांट्स को लग जाती है, तो रेस्पिरेशन लॉसेस निकाल दिए तो बची हमारे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कंज्यूमर्स के लिए कौन सा बचता है, तो वो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और प्लांट्स रेस्पिरेशन लॉसेस में यूज करते हैं, तो जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल बायोमास फॉर कंजप्शन ऑफ हेट्रोट्रोप्स, उनके लिए बचा के रखा है, herbivores, decomposers. Secondary productivity is defined as rate of formation of new organic matter by consumers. तो जो consumers ने कंज्यूम किया, consumers जो नया ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं वो आएगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में, लेकिन प्राइमरी वाली प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस से। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन प्लांट स्पीशीज इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स। Therefore, it varies in different ways of ecosystem. The annual net primary productivity of whole biosphere, पूरे biosphere की कितनी है देखो, 170 billion tons dry weight of organic matter, 170 billion tons. Of this, despite occupying about 70% of the surface, the productivity of oceans आर ओनली 55 बिलियन टन। तो देखो यहाँ पे ऐसा बोला है कि 70% तो ओशंस ही है हमारे इसमें, लेकिन ओशंस की प्रोडक्टिविटी 55 बिलियन टन ही है, बचा हुआ सारा लैंड का ही है। रेस्ट ऑफ कोर्स इज ऑन लैंड। डिस्कस द मेन रीजन ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन विथ योर टीचर। देखो, नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन। कोई भी कॉम्प्लेक्स मैटर को तोड़ के
हम कुछ मतलब सिंपल चीज बना रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन. यू मे हैव हर्ड ऑफ अर्थवर्म बीइंग रेफर्ड टू एज फार्मर्स फ्रेंड बोलते हैं उसको. दिस इज सो बिकॉज दे हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज लूजनिंग ऑफ सॉइल. तो वो इन चीजों में हेल्प करते थे, सॉइल को बेटर बनाते थे. सिमिलरली डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन. तो इसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में ब्रेक डाउन करना. डेड प्लांट रिमेन्स सच एज, अभी देखो प्लांट की जो भी डेड पार्ट्स है जो गिर जाते हैं, लीव्स, बार्क, फ्लावर्स एंड डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग फीकल मैटर. मतलब फीकल मैटर मतलब एनिमल्स का पॉटी, तो ये सब मिला के बनता है डेट्राइटस. द इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन आर फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन. तो ये 5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स है और आपको ये लाइन से याद रखनी है कि कैसे होती है. देखो डेट्रीवोर्स एग्जाम्पल अर्थवर्म ब्रेक डाउन डेट्रिटस इनटू स्मॉल पार्टिकल्स. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन. मतलब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जो डेट्रिटस है उसको स्मॉल पार्टिकल्स में फिजिकली तोड़ना. बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, जो भी वाटर सॉल्युबल है वो नीचे चले जाते हैं सॉइल में और प्रेसिपिटेट हो जाते हैं एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स. बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड डेट्रिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. तो देखो बैक्टीरियल और फंगल जो एंजाइम्स होती है वो इसको लाइक सिंपलर फॉर्म में तोड़ती है और इस चीज को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, मतलब तोड़ना. डेट्रिटस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में तोड़ा जाता है. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल अबाउट स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन डेट्रिटस. ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन ऑकर ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन सॉइल. देखो ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, leads to accumulation of dark colored amorphous substance called humus that is highly resistant to microbial action and undergoes decomposition at extremely slow rate. ये जो ह्यूमिफिकेशन वाली चीज है, ये जो ह्यूमस है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं. ये ह्यूमस क्या है, डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस है ये, जो हाईली रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन को. तो ये कुछ भी कोई भी चीज को रेजिस्ट कर सकता है, ये इतना स्ट्रांग होता है. एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट एक्सट्रीमली स्लो रेट. इसका डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होता है. बीइंग कोलोइडल इन नेचर इट सर्व्स एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स. मतलब न्यूट्रिएंट्स भर के बैठा है अपने अंदर. द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स. इसमें से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमें और इस चीज को बोलते हैं मिनरलाइजेशन. तो ये आपको सारी प्रोसेसेस याद रखनी है. फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, ये सब डिकम्पोजिशन की प्रोसेसेस है. Decomposition is largely an oxygen requiring process. Oxygen चाहिए. The rate of decomposition is controlled by chemical composition of detritus. अभी detritus कैसा बना है, क्या है chemical composition detritus का, उस पे रेट डिपेंड करेगा, राइट. एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स, कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स फेवरेबल है या नहीं. इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन decomposition rate is slower if detritus is rich in lignin and chitin and quicker if अच्छा देखो कब स्लो होता है डिकम्पोजिशन, जब डेट्रिटस बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में उसके पास लिग्निन और काइटिन है. ओके और कब फास्ट होता है, इफ डेट्रिटस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर. तो अगर ये है डेट्रिटस के पास तो डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाएगा. अभी आपको ये याद रखना है कि कौन सी चीज से स्लो होता है, लिग्निन एंड काइटिन, उस केस में स्लो होगा. नाइट्रोजन और शुगर से हमारे पास एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है. टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स दैट रेगुलेट डिकम्पोजिशन थ्रू देयर इफेक्ट्स ऑन एक्टिविटी ऑफ सॉइल माइक्रोब्स. देखो टेम्परेचर और सॉइल का मॉइस्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज वो फेवरेबल होना चाहिए तो ये डिकम्पोजिशन अच्छे से होगा. वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरमेंट फेवर डिकम्पोजिशन, whereas low temperature and anaerobiosis inhibit decomposition resulting in buildup of organic materials. तो decomposition होता ही नहीं, तो organic material buildup करते जाते हैं, inorganic material में convert नहीं होते. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी फ्लो. एक्सेप्ट फॉर डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ. देखो अभी जो डीप सी है जहां पे सनलाइट नहीं पहुंचती, उसको छोड़ के बाकी पूरे अर्थ पे सन ही अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का हर जगह. ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% ऑफ इट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. मतलब ये PAR बोलते हैं इसको. फोटोसिंथेसिस में यूज होने वाला रेडिएशन बहुत कम है, मतलब 50% से कम है. बाकी इधर उधर चले जा रहा है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में यूज होने वाला 50% से भी कम है, उसको PAR बोलते हैं. We know that plants and photosynthetic bacteria
Autotrophs fix sun's radiant energy to make food फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। देखो, तो जो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं वो सनलाइट की मदद से फूड बनाते हैं। प्लांट्स कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ पीएआर एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन्स एंटायर लिविंग वर्ल्ड। देखो, पीएआर सबसे पहले तो वो है जो प्लांट यूज कर सकता है, इतनी एनर्जी है उसके पास। पीएआर 50% से भी कम टोटल सोलर, मतलब टोटल जितनी हमको मिल रही है उसमें पीएआर एक सेक्शन है जो 50% से भी कम है, जो प्लांट यूज कर सकता है। अभी इस कर सकता वाले का भी जस्ट 2 to 10% प्लांट यूज करता है, और इतनी कम एनर्जी पे पूरा जो लिविंग वर्ल्ड है वो सस्टेन कर रहा है, बिकॉज प्लांट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, उनपे ही सब लोग फीड कर रहे हैं directly or indirectly. So it is very important to know how solar energy captured by plants flows through different organisms of an ecosystem. All organisms are dependent for their food on producers, either directly or indirectly, वही बोला मैंने अभी. So you find unidirectional flow of energy from sun to producers and then to consumers. Is this in keeping with first law of thermodynamics? मतलब जैसे बोले हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, इकोसिस्टम में सेम चीज चल रही है। प्लांट के पास जो है, प्लांट को हर्बीवोर्स खाते हैं, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं, और एनर्जी ऐसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्दर, इकोसिस्टम्स आर नॉट एक्सेम्प्ट फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब ये बोला है कि थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ भी यहाँ पे चल रहा है। दे नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स दे रिक्वायर। एक तो हमें कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज करने के लिए। टू काउंटरएक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस। तो देखो, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हमें कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए होती है इकोसिस्टम में। ओके, द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, सबको पता है। इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर्स आर herbaceous and woody plants. Likewise, producers in aquatic ecosystem are various species like phytoplankton, algae and higher plants. तो बोला है कि टेरेस्ट्रियल पे ये होते हैं प्रोड्यूसर्स, और एक्वाटिक में हमारे फाइटोप्लैंक्टन एंड ऑल होते हैं। यू हैव रेड अबाउट फूड चेन्स एंड वेब्स that exist in nature. Starting from plants or producers, food chains or rather webs are formed such that an animal feeds on a plant or on another animal and in turn food for another. तो देखो, यहाँ पे इतना कॉम्प्लेक्स में इन्होंने एक ही चीज बोली है कि जो एनिमल प्लांट को खा रहा है वो भी किसी का खाना बनने वाला है, और इसको जो खाएगा वो भी किसी का खाना बनेगा। सिर्फ टॉप कार्निवोर किसी का खाना नहीं बनते, वो बस खाते हैं। सो दैट इज द थिंग। द चेन और वेब इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस इंटरडिपेंडेंसी। तो ये डिपेंडेंसी है एक स्पीशीज की दूसरी स्पीशीज पे। नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म रिमेन्स इन इट फॉरएवर। देखो, कोई भी, अभी मुझ में एनर्जी है इसलिए मैं इतना गला फाड़ फाड़ के बोल रही हूँ, तो कभी भी एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म में रहती नहीं है, सबके पास होती है बट टिकती नहीं है। वो एनर्जी कोई ना कोई फॉर्म में ट्रांसफर होगी। तो जैसे प्लांट्स के पास जो एनर्जी है, एक हर्बीवोर ने प्लांट को खाया, अभी उसके पास थोड़ी सी एनर्जी आई होगी, लॉस हुआ होगा बीच में, पूरी की पूरी जितनी प्लांट्स के पास थी उतनी नहीं आई, बट या थोड़ी एनर्जी इसमें आई। अभी इस हर्बीवोर को किसी कार्निवोर ने खा लिया, तो अभी एनर्जी उसके पास चली गई, और उसकी जब डेथ हो जाएगी और वो मर जाएगा, उसकी जो डेड बॉडी रहेगी उसको भी डिकम्पोज करके एनर्जी फिर से इस इकोसिस्टम में घूमती रहती है, राइट। तो यही बोला है। द एनर्जी ट्रैप्ड by the producer hence is either passed on to consumer or the organism dies. एक तो देखो वो कंज्यूमर पे पास हो जाएगी, कोई तो उसको खा लेगा या फिर वो मर जाएगा। डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज बिगिनिंग ऑफ डेट्रेटस फूड चेन और वेब। तो देखो, डेट्रेटस फूड चेन की शुरुआत कब हो रही है? जब कोई मर रहा है, राइट, उसकी डेड बॉडी से। ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड नीड्स। 3 बार बोल चुकी हूँ ये मैं। दे आर हेंस कॉल्ड कंज्यूमर्स एंड ऑल्सो हेटरोट्रोफ्स। इफ दे फीड ऑन प्रोड्यूसर्स द प्लांट्स दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स बोला जाएगा अगर वो प्लांट्स पे फीड कर रहे हैं तो। एंड इफ एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स विच इन टर्न ईट द प्लांट्स और दे आर प्रोड्यूस, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो जो प्लांट को खा रहा है वो प्राइमरी कंज्यूमर, और जिसने प्लांट को खाया उसको कोई और खा रहा है तो वो है सेकेंडरी कंज्यूमर। लाइकवाइज इफ यू हैव टर्शियरी कंज्यूमर्स, तो टर्शियरी कंज्यूमर्स भी होते हैं। ऑब्वियसली द प्राइमरी कंज्यूमर्स विल बी herbivores. Some common herbivores are insect, bird and mammals in terrestrial ecosystem and mollusks in
एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में हर्बीवोर कौन होते हैं हमारे? mollusk. The consumer that feed on these herbivores are called carnivore or more correctly primary carnivores. दो सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एक तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर है ऑब्वियसली, क्यों प्लांट से कोई और खाया और उसको जाके वो खा रहे हैं तो सेकेंडरी कंज्यूमर, लेकिन पहले कार्निवोर क्योंकि वो किसी के फ्लैश पे फीड कर रहे हैं। Those animals that depend on primary carnivores for food are labeled secondary carnivore. A simple grazing food chain GFC is depicted below. देखो ग्रेजिंग फूड चेन, प्रोड्यूसर हो गया, ग्रास खाई बकरी ने, बकरी को खाया इंसान ने। वाओ, वेट अ सेकेंड, चार्जिंग। तो वही तो बकरी हो गई प्राइमरी कंज्यूमर क्योंकि उसने घास खाया, और मैन हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर क्योंकि उसने बकरी खाई। नेक्स्ट, the detritus food chain DFC begins with dead organic matter. It is made up of decomposers which are heterotrophic organisms, mainly fungi and bacteria. तो मेनली जो detritus food chain में होते हैं डिकम्पोजिशन में, वो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं। They meet their energy and nutrient requirements by degrading dead organic matter or detritus. These are also known as saprotrophs. मतलब देखो जो भी मरे हुए मैटर पे डिपेंड करता है उसको saprotrophs बोलते हैं। Decomposers secrete digestive enzymes that break down dead and waste material into simple inorganic materials which are subsequently absorbed by them. In an aquatic ecosystem, GFC is the major conduit of energy flow. अभी ये याद रखना, in an aquatic ecosystem GFC मतलब grazing food chain is major conduit of energy flow. मतलब यहाँ पे ऐसे बोला है कि aquatic ecosystem में ना जो grazing food chain होती है, फाइटोप्लैंक्टन उसको किसी ने खाया, फिर स्मॉल फिशेस को बड़ी फिशेस ने खाया, और ऐसे जो चलता है, तो वो ही मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फ्लो है। जो डेट्राइटस फूड चेन है ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे चलती है। As against this, in a terrestrial ecosystem, a much larger fraction of energy flows through detritus food chain than through GFC. तो बहुत मेजर पोर्शन ऑफ एनर्जी detritus food chain से भी फ्लो कर रही है हमारे लैंड पे। Detritus food chain may be connected with grazing food chain at some level. Okay, some of the organisms of detritus food chain are prey to grazing food chain, and in natural ecosystems some animals like cockroaches, crows are omnivores. तो ये omnivores होते हैं, ये सब कुछ खा लेंगे, तो इसलिए ये जो इंटरकनेक्शंस बनते हैं तो इसको बोलते हैं फूड वेब। तो ये इंटरकनेक्शन हो गए, कौन किसको खा रहा है पता नहीं, तो दैट काइंड ऑफ थिंग। और इसीलिए तो जीएफसी डीएफसी कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे कुछ ना कुछ कनेक्शंस है उनके भी बीच ऐसे। और एक और चीज, ये जो जीएफसी और डीएफसी के यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी में दिए वाले हैं, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट ऐसे एक स्टेटमेंट उठाएंगे और डाल देंगे, और आपको समझेगा भी नहीं कि ये है क्या, क्यों है। तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था। ओके, नेक्स्ट, organisms occupy a place in natural surroundings in a community according to their feeding relationship with other organisms. तो वैसे ही नेचर में ऑर्गेनिजम्स वो ही एरिया में होते हैं और वो ही वे से रहते हैं कि भाई हमको खाना मिल जाए 2 टाइम का। बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ देयर न्यूट्रिशन और फूड, ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक प्लेस इन फूड चेन दैट इज नोन एज ट्रोफिक लेवल। फूड चेन में हर एक ऑर्गेनिज्म की एक स्पेसिफिक प्लेस होती है जिसको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। प्रोड्यूसर्स बिलोंग टू फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल सबसे ज्यादा मतलब शुरुआत यहाँ से हो रही है, तो इसलिए ये हो गई प्रोड्यूसर्स की। फिर हर्बीवोर्स, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स मतलब कार्निवोर्स। तो वही बोला है हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। टू द थर्ड के आगे क्या है ये देखो, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्रीज, ये आते हैं प्रोड्यूसर्स में। फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स में आते हैं जू प्लैंक्टन, ग्रास हॉपर, काउ, ये जो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करते हैं। फिर इनको खाने वाले हैं बर्ड्स, फिशेस, वुल्फ, और इनको भी खाने वाले हैं मैन एंड लायन। तो हम आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स में, जो है टॉप लेवल, ये है टॉप कार्निवर वाली लेवल, हमें कोई नहीं खा सकता। तो इन लेवल्स को फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल दिए वाली है। नेक्स्ट है, द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको पहले भी बोला, प्रोड्यूसर्स के पास जितनी एनर्जी होती है उसको अगर एक हर्बीवोर ने खाया तो उसके पास एग्जैक्ट उतनी एनर्जी नहीं जाती, एनर्जी डिक्रीज होके जाती है। तो ये याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं।
When any organism dies, it is converted to detritus or dead biomass that serves as an energy source for decomposers. Organisms at each trophic level depend on those at lower trophic level for their energy demands. Obviously, कोई भी एनर्जी, कोई भी ट्रॉफिक लेवल पे आप हो तो आप नीचे वाली ट्रॉफिक लेवल पे डिपेंड करते हो फूड के लिए. ईच ट्रॉफिक लेवल हैज सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप. अभी देखो ये स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं. स्टैंडिंग क्रॉप क्या है? इस ट्रॉफिक लेवल पे सपोज कोई है, ग्रास को बकरी ने खाया, बकरी को इंसान ने खाया, तो अभी ये बकरी भी एक ट्रॉफिक लेवल पे है, राइट? सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे. इस ट्रॉफिक लेवल पे उसके पास कितना बायोमास है उसको बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप. ओके, द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायोमास, और द नंबर इन अ यूनिट एरिया. द बायोमास ऑफ स्पीशीज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट में एक्सप्रेस किया जाता है. मेजरमेंट ऑफ बायोमास इन टर्म्स ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट. द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन ग्रेजिंग फूड चेन इज रेस्ट्रिक्टेड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलोज 10% लॉ. देखो ये 10% लॉ क्या होता है कि सिर्फ 10% एनर्जी पास होती है नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे. Only 10% of energy is transferred from each trophic level from the lower trophic level. Okay. In nature, it is possible to have so many levels: producer, herbivore, primary carnivore, secondary carnivore in the grazing food chain. Next है ecological pyramids. देखो, you must be familiar with the shape of pyramid. हमें पता है pyramid क्या होता है, और ecological pyramids भी आपने पढ़े होंगे. ऐसे trophic levels होती है. The base of pyramid is broad and it narrows towards the apex. One gets familiar shape whether you express the food or energy relationship between organisms at different trophic levels. तो trophic levels को ऐसे pyramid के shape में बनाया गया है. This relationship is expressed in the term of number, biomass or energy. The base of each pyramid represent producers or first trophic level, while apex represents tertiary or top trophic level. तो apex पे top trophic level होंगी. The three types of ecological pyramids that are usually studied are a pyramid of number. तीन टाइप होते हैं: pyramid of number, pyramid of biomass and pyramid of energy. देखो ये कैसे चलता है. अभी ये pyramids देखो, यहाँ पे सारी ट्रॉफिक लेवल्स दे रखी है. तीन टाइप के pyramids हमने देखे, एक तो एनर्जी का, बायोमास का और नंबर का. नंबर का जो पिरामिड है वो अपराइट भी हो सकता है, मतलब ऐसा जिसका ब्रॉड बेस है और ऊपर ऊपर जा रहा है, और इन्वर्टेड भी हो सकता है, मतलब जिसका बेस छोटा है लेकिन वो बड़ा हो रहा है ऊपर जाके, इन्वर्टेड, उल्टा. और बायोमास का भी पिरामिड सीधा भी हो सकता है, मतलब पिरामिड शेप का, और इन्वर्टेड भी पिरामिड हो सकता है. ओके, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी, तीन टाइप के पिरामिड्स हैं, तो उसमें से जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा अपराइट ही रहेगा. एनर्जी कभी भी बेस वाली ट्रॉफिक लेवल से अगर ऊपर जाएगी तो वो कम ही होगी. ओके, हाँ हो गया. अभी ये देखते हैं, ये है हमारा पिरामिड ऑफ नंबर्स इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम. Only 3 top carnivores are supported in an ecosystem based on production of nearly 6 million plants. तो 6 मिलियन प्लांट्स की प्रोडक्शन पे भी तीन ही टॉप कार्निवर्स सपोर्ट करता है एक इकोसिस्टम. नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स देखो, यहाँ पे तीन ही है, ऑब्वियसली टॉप कार्निवोर तीन ही है, ये नंबर का पिरामिड रह के. यहाँ पे 5 मिलियन और यहाँ पे 7 लाख, तो लाइक ऐसे, और यहाँ पे 3 लाख, तो ऐसे ऊपर ऊपर जाते जाते कम हो रहे हैं नंबर्स. नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ बायोमास. शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉफिक लेवल्स. अभी ये 809 यहाँ पे ड्राई वेट में दे रखा है, यहाँ पे 37, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 1.5, तो ये अपराइट है. ओके, ये इन्वर्टेड भी हो सकता है, नंबर का और बायोमास का इन्वर्टेड भी हो सकता है. एनर्जी का हमेशा अपराइट ही रहेगा, और इस पे क्वेश्चन आते हैं. इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास देखो 21 और यहाँ पे 4, ये है प्राइमरी कंज्यूमर और ये है क्या बोलते हैं इसको, प्रोड्यूसर्स. अभी देखो ये ऐसा उल्टा क्यों है. फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो है बायोमास के, इसमें अगर आप फाइटोप्लैंक्टॉन्स में आपको इसका बता रही हूँ, पॉन्ड का, एक्वाटिक का, फाइटोप्लैंक्टॉन्स का बायोमास कम है लेकिन नंबर ज्यादा है, तब जाके वो सस्टेन कर लेता है, राइट. एक्वाटिक इकोसिस्टम में वो सस्टेन कर लेता है और वो लाइक एनर्जी प्रोवाइड भी कर पाता है, इसी रीजन से क्योंकि उसका नंबर ज्यादा है लेकिन बायोमास कम है, और उसको जो कंज्यूम कर रहा है उसका बायोमास ज्यादा है, बायोमास. देन है एन आइडियल पिरामिड ऑफ एनर्जी. आइडियल पिरामिड ऐसा ही होता है एनर्जी का. ये देखो यहाँ पे है ना 10% कैसे कम हो रही है, हमको 1 मिलियन सन से मिली, राइट.
फिर यहाँ पे है 10 के प्रोड्यूसर्स के पास, ऊपर गई जस्ट 1 के प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास 100 और टर्शियरी कंज्यूमर्स के पास 10 जूल्स, क्योंकि ये 10% ही ऊपर पास होती है, ये रूल बताया था. ऑब्जर्व दैट प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ एनर्जी इन द सनलाइट अवेलेबल टू देम इनटू एनपीपी. देखो एनपीपी में वो सिर्फ 1% एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं. अभी सनलाइट से हमें तो 1 मिलियन जूल्स मिली थी ना, लेकिन हमने कितनी 10 के जूल्स पे ही लाके रखी उसको. तो ये उन्होंने बोला है कि सिर्फ 1% का यूज हो रहा है. देन है इकोलॉजिकल सक्सेशन. बात भी थोड़ा सा एनसीईआरटी में लिख के दिया हुआ था, जो मैं नहीं लेके आई, आपको खुद रीड करना, आपको समझ आ जाएगा. You have learned in chapter 13 characteristic of population and community and also their response to environment. How such responses vary from individual response. Let us examine another aspect of community response to environment over time. अभी देखो इसमें तो हम ओवर टाइम मतलब इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले चैप्टर में ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन में हमने देखा था कि कम्युनिटी के कैसे रेस्पॉन्सेस होते हैं एक दूसरे को, और वो इंटरेक्शंस क्या होते हैं बेसिकली. An important characteristic of all communities is that their composition and structure constantly change in response to changing environmental conditions. तो ये चीजें बदलती रहती है. This change is orderly and sequential, parallel with the changes in physical environment. These changes lead finally to a community that is near equilibrium with the environment. तो ये succession ऐसा होता है कि environment से हम equilibrium kind of situation होती है with environment, and दैट इज कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी. उसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं, मतलब अल्टीमेटली ये प्रॉपरली रह रहे हैं. द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कॉम्पोजिशन ऑफ एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन. इस पूरी प्रोसेस को इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं. मतलब देखो कहीं भी लाइफ की शुरुआत कैसे होती है. लाइफ की शुरुआत हुई, फिर वहां पे नए नए ऑर्गेनिजम्स ग्रो करने लगे, फिर किसी को वो एनवायरमेंट सूट किया, किसी को नहीं किया, कोई एनिमल्स चले गए, कोई एनिमल्स जिनको सूट किया वो आ गए, उनकी ज्यादा ग्रोथ हो गई यहाँ पे, फिर ऐसे करके एक पूरा की पूरा इकोसिस्टम बनता है. During succession, some species colonize an area and their population become more numerous, whereas populations of other species decline and even disappear. Extinctions भी होते हैं इस रीजन से. नेक्स्ट देखो, द इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन गिवन एरिया आर कॉल्ड सीर. इनको सीर बोला जाता है. मतलब जो लाइक एक के बाद जो चेंजेस आते हैं एनवायरमेंट में उसको सीर बोला जाता है एक पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे सक्सेशन हो रहा है. द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटी आर टर्म्ड सीरल स्टेजेस और सीरल कम्युनिटीज. In the successive serial stages, there is change in diversity of species of an organism. Diversity में भी change आता है जिसको like suitable के हिसाब से एनवायरमेंट अपने आप को एडजस्ट कर रहा होता है. इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्पीशीज एंड ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज इंक्रीज इन टोटल बायोमास. द प्रेजेंट डे कम्युनिटीज इन वर्ल्ड हैव come to because of succession that has occurred over millions of years since life started on earth. तो millions of years से ये succession चालू है. ये एक gradual और long term process होती है. Actually succession and evolution would have been parallel processes at that time. तो parallel ही चल रही है. succession मतलब एकदम basic से कहीं तो भी life बनना और फिर life से पूरा ecosystem बनता है, right? कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि कहीं भी ऐसे नहीं होता है कि सिर्फ एक ही species है. एक स्पीशीज के साथ बहुत सारी स्पीशीज को एग्जिस्ट कर रही होती है. सक्सेशन इज हेंस अ प्रोसेस दैट स्टार्ट्स इन एन एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर. दीज कुड बी एरियाज वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एवर एग्जिस्टेड. दो टाइप के सक्सेशन होते हैं. ओके तो ऐसे एरिया जहां पे कभी जिंदगी में लाइफ थी ही नहीं, तो वहां पे प्राइमरी सक्सेशन से शुरुआत होगी, मतलब बेसिक से एकदम लाइफ ग्रो होने की. और एक होता है कि जहां पे पहले कभी लाइफ थी लेकिन कोई रीजन से वो लाइफ वैनिश कर दी, फिर बाद में उस एरिया में कोई भी लाइफ नहीं रही. जैसे सपोज एक फॉरेस्ट फायर में एक पूरा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो गया, तो वहां पे ऑब्वियसली पहले लाइफ थी लेकिन डिस्ट्रॉय हो गया, तो अभी जो होगा उसको सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे, जो थोड़ा सा फास्ट होता है. से bare rock or in areas that somehow lost all the living organisms that existed there. तो दो टाइप हो गया. The former is called primary succession while the latter is termed as secondary succession. Examples of areas where primary succession occurs are newly cooled lava, bare rock, newly created pond or reservoir. The establishment of new biotic community is generally slow. Before a biotic community of diverse organisms can become established, there must be soil. Depending mostly on the climate, it takes natural processes several hundred to 1,000 years to produce fertile soil on bare rock.
एक फर्टाइल सॉइल प्रोड्यूस होना एक बेयर रॉक पे, इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं. सेकेंडरी सक्सेशन बिगिंस इन एरिया वेयर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड, सच एज अबैंडन्ड फार्मलैंड्स, burnt or cut forest, lands that have been flooded. Since some soil or sediment is present, succession is faster than primary succession. तो secondary faster होगा obviously. Description of ecological succession usually focuses on changes in vegetation. However, these vegetational changes in turn affect food and shelter of various types of animals. As the succession proceeds, the number of types of animals and decomposers also change. तो जैसे जैसे सक्सेशन आगे बढ़ता है, जिसको वो सूट कर रहा है, जो वहाँ एडजस्ट कर रहा है, तो वो वैसा ही हो गया ना. जो ऑर्गेनिजम्स एडजस्ट करते हैं वो वहां रहते हैं, फिर चेंजेस आते ही रहते हैं. तो स्पीशीज में भी चेंज आते हैं जैसे सक्सेशन आगे आगे बढ़ता है. एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन, नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंसेस, फायर, डिफॉरेस्टेशन कैन कन्वर्ट अ पर्टिकुलर सीरियल स्टेज ऑफ सक्सेशन टू एन अर्लियर स्टेज. अभी देखो कितनी डीप बात बोली है. सीरियल स्टेजेस होती है सक्सेशन में, बेसिक से फिर एडवांस 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 ग्रोथ होती जाती है. न्यू स्पीशीज आती है, जिनको सूट करता है वो रहती है, कोई चली जाती है, किसकी पॉपुलेशन बढ़ती है, किसी की कम होती है. ये सब चल रहा है, इसको सीरियल स्टेजेस बोलते हैं. ओके, अभी अगर ह्यूमन ने कुछ ना कुछ इंटरप्ट किया या फिर ह्यूमन ने नेचुरल सक्सेशन को लाइक डिस्टर्ब किया, तो एक सीरियल स्टेज अर्ली आ सकते हैं हम, अगर हमने डिस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया तो, राइट. Also, such disturbances create new conditions that encourage some species and discourage or eliminate other species. हमने कोई ऐसी conditions ऐसे वे में डिस्टर्ब कर दिया तो अलग कंडीशंस आ गई, तो उस अलग कंडीशंस में कोई स्पीशीज की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, किसी स्पीशीज की कम हो जाती है. देखो सक्सेशन ऑफ प्लांट्स ये कैसे होता है. बेस्ड ऑन नेचर ऑफ हैबिटेट, वेदर इट इज वाटर और वेरी वेट एरियाज. वेट एरियाज में जो प्लांट्स का सक्सेशन होता है उसको बोलते हैं हाइड्राक सक्सेशन. ओके, और जो ड्राई एरियाज में सक्सेशन होता है उसको बोलते हैं जेराक सक्सेशन. और सारे सक्सेशन मतलब हाइड्रार्क और जेराक दोनों मेजिक कंडीशंस की तरफ बढ़ते हैं, मतलब मीडियम या फिर नॉर्मल कंडीशंस ऐसे बोलेंगे. हेंस बोथ हाइड्रार्क एंड जेराक सक्सेशंस लीड टू मीडियम वाटर कंडीशंस, जहाँ पे मीडियम वाटर कंडीशन है, नाइदर टू ड्राई नॉर टू वेट. द स्पीशीज दैट इन्वेड अ बेयर एरिया आर कॉल्ड पायोनियर स्पीशीज. ये आपको याद रखना है. पायोनियर स्पीशीज मतलब जो ऐसे एरिया में इन्वेड कर रही है जहाँ पे कोई भी लाइफ नहीं है और वहां पे वो लाइफ की शुरुआत कर रही है, इसलिए उनको पायोनियर बोला जाएगा. इन प्राइमरी सक्सेशन ऑफ रॉक्स, these are usually lichens which are able to secrete acids to dissolve rock, helping weathering and soil formation. These later pave way to some very small plants like bryophytes which are able to take hold in small amount of soil. थोड़े ही सॉइल में जो प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं उनसे शुरुआत होती है, फिर सॉइल बढ़ता है, फिर प्लांट्स ग्रो करते हैं, ऐसे करके सक्सेशन चलता है. और फिर जहाँ पे कुछ भी नहीं था उस एरिया में भी एक पूरा की पूरा फॉरेस्ट बन सकता है मिलियंस ऑफ ईयर्स में. They are with time succeeded by higher plants and after several more stages, ultimately a stable climax forest community is formed. वही बोला मैंने. The climax community remains stable as long as environment remains unchanged. Okay. With the time, xerophytic habitat gets converted into mesophytic one. तो वही एकदम ड्राई से मीडियम पे आ जाते हैं. ये देखो, ये आपको स्टेजेस भी दे रखी है. सबसे पहले ए प्लैंकटन, फिर बी है सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, और इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि ये लाइन से लगाओ, तो लाइक उनका ऑर्डर याद रखना. सी है सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज, यहाँ पे फ्लोट कर रहे हैं. देन है रेड स्वॉम्प स्टेज, मार्श मीडो स्टेज, स्क्रब स्टेज, और ये है हमारा पूरा की पूरा फॉरेस्ट बन गया. तो ऐसे होता है. लास्ट पार्ट है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग. तो देखो, you have studied in class 11th that organisms need a constant supply of nutrients to grow, reproduce and regulate various body functions. सबके लिए important होता है. The amount of nutrients such as carbon, nitrogen, phosphorus, calcium, etc. present in soil at any given time is referred to as standing state. स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. स्टैंडिंग क्रॉप क्या है? बायोमास एक ट्रॉफिक लेवल में, और स्टैंडिंग स्टेट यह है कि सॉइल में ये सारे न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट. इट वेरीज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम एंड आल्सो ऑन सीजनल बेसिस.
What is important to appreciate that nutrients which are never lost from ecosystem, rather they are recycled time and again indefinitely. The movement of nutrient elements through various components of ecosystem is called nutrient cycling. तो देखो ये जो nutrients है ये move करते रहते हैं. अभी plant ने लिए soil से, फिर वो फिर से soil में आने वाले हैं, तो ऐसे continuously move करते रहते हैं. इसको बोलते हैं nutrient cycling. Another name of nutrient cycling is biogeochemical cycle. Bio living organisms, geo rocks, air, water. न्यूट्रिएंट साइकिल्स आर ऑफ टू टाइप्स. एक तो दो टाइप की होती है, एक होती है गेशियस और दूसरी होती है सेडिमेंट्री. द रिजर्वायर फॉर गेशियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल, गेसियस में कौन से दो आते हैं ये याद रखना, नाइट्रोजन और कार्बन साइकिल एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर. देखो रिजर्वायर मतलब ये जो हमारी गेशियस वाली है ये एटमॉस्फेयर में रहती है, ओके, और जो सेडिमेंट्री वाली है वो रॉक्स पे रहती है. सेडिमेंट्री कौन सी है? सल्फर एंड फॉस्फोरस. द रिजर्वायर इज लोकेटेड इन अर्थ्स क्रस्ट. Environmental factors, soil moisture, pH, temperature regulate rate of release of nutrients into atmosphere. The function of reservoir is to meet the deficit which occurs due to imbalance in rate of influx and efflux. Carbon cycle देखते हैं सबसे पहले. When you study composition of living organisms, carbon constitute 49% of dry weight of organisms and is only next only to water. तो कार्बन भी बहुत abundant होता है. If we look at total quantity of global carbon, we find 71% of carbon is found dissolved in oceans. ये previous year question है, याद रखना. 71% of carbon is found dissolved in ocean. This oceanic reservoir regulates the amount of carbon in atmosphere. Fossil fuel also represent a reservoir of carbon. Carbon cycling occurs through atmosphere, ocean and through living and dead organisms. According to one estimate, 4 into 10 की power 13 kg of carbon is fixed annually in biosphere थ्रू फोटोसिंथेसिस. तो इतना फोटोसिंथेसिस से फिक्स होता है कार्बन. अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कार्बन रिटर्न्स टू एटमॉस्फेयर एज CO2 थ्रू रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स. रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज की वजह से वापस से एटमॉस्फेयर में हम CO2 देते ही है, राइट. Decomposers also contribute substantially to CO2 pool by their processing of waste material and dead organic matter of land and oceans. तो ये वे से भी कार्बन मूव करता है. Some amount of fixed carbon is lost to sediments and removed from circulation. Burning of wood, forest fire and combustion of organic matter, fossil fuel, volcanic activity are additional sources of releasing CO2 in atmosphere. So ये सारी चीजें भी एटमॉस्फेयर में CO2 रिलीज करती है. Human activities have significantly influenced the carbon cycle. हम करते ही है ऑब्वियसली, हमने क्या बुरा नहीं किया है. Rapid deforestation and massive burning of fossil fuel for energy and transport have significantly increased the rate of release of carbon dioxide into atmosphere. इन सारी चीजों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है. नेक्स्ट है हमारा फॉस्फोरस साइकिल. नेक्स्ट है फॉस्फोरस साइकिल. दो ही साइकिल्स इसमें दे रखी है, एक फॉस्फोरस है और एक हमारी अभी हमने कार्बन का देखा वो. फॉस्फोरस इज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड होता है, वहां पे फॉस्फोरस है. न्यूक्लिक एसिड्स में बैकबोन में फॉस्फोरस होता है. एंड सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम्स ATP में फॉस्फोरस होता है. Many animals also need large quantity of this element to make shells, bones and teeth. The natural reservoir of phosphorus is rock. Okay, इनका natural reservoir है rock, which contains phosphorus in the form of phosphates. When rocks are weathered, minute amount of these phosphorus dissolve in soil solution and are absorbed by roots of plants. तो ऐसे वो plants में भी जाते हैं. Herbivores and other animals obtain this element from plants. अभी वो plants में चले गए, plants से herbivores में आ जाते हैं. The waste products and dead organisms are decomposed by phosphate solubilizing bacteria releasing phosphorus. Unlike carbon cycle, तो इससे भी वो आ रहे हैं फिर से इन्वायरमेंट में. Unlike carbon cycle, there is no respiratory release of phosphorus into atmosphere. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये सबको पता होंगी कि unlike carbon cycle, there is no respiratory release of phosphorus into atmosphere. The other two major and important differences between carbon and phosphorus cycle are, देखो दो क्या differences होते हैं. Atmospheric inputs of phosphorus through rainfall are much smaller than carbon inputs. तो carbon inputs ज्यादा होते हैं rainfall के through, okay. And secondly, gaseous exchange of phosphorus between organism and environment are negligible. Organism और environment में जो phosphorus का exchange है वो बहुत कम है as compared to कार्बन का बहुत ज्यादा है. Then ये देखो phosphorus cycle बताई गई है. Consumers
ओके, कंज्यूमर्स से डेट्राइटस का डिकम्पोजिशन होगा तो सॉइल सॉल्यूशन में चला जाएगा। ओके, रॉक्स और मिनरल्स है तो उनकी वीदरिंग हुई तो फिर वो भी लाइक उनसे रिलीज होके थोड़ा थोड़ा सॉइल सॉल्यूशन में आ जाएगा। फॉस्फोरस हमने अभी अभी पढ़ा। फिर देख, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स में ज्यादा इतना तो पता है। फिर लिटर फॉल, मतलब जो भी प्लांट्स के डेड चीजें पड़ी होती है उससे फिर से डेट्राइटस में जाएगा और फिर वो डिकम्पोजिशन होके ये वाली चीज होंगी। तो ऐसे ये पूरा फॉस्फोरस साइकिल चलता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपको कोई भी डब्बा खाली दे देंगे और बोलेंगे यहाँ पे क्या है, तो ये वाला एक इम्पॉर्टेंट चार्ट है। लास्ट है हमारा, लास्ट पार्ट है हमारा इकोसिस्टम सर्विसेज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, मतलब ये ना वो पॉइंट नीट के क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन एज यू नो मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। हेल्दी इकोसिस्टम आर द बेस फॉर वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक, environmental and aesthetic goods and services. The products of ecosystem processes are named ecosystem services. हमको जो भी मिलती है services. For example, healthy forest ecosystem purify air and water, mitigate droughts and floods, cycle nutrients, generate fertile soil, provide wildlife habitat, maintain biodiversity, pollinate crops. ये सारी चीजें नेचर ही कर रही है, right? Provide storage site for carbon and also provide aesthetic, cultural, spiritual values. Though value of such services of biodiversity is difficult to determine, right? हमें तो फ्री में ही मिल रही है. It seems reasonable to think that biodiversity should carry a hefty price. अभी देखो प्राइस हमारे रॉबर्ट कॉन्स्टेंस ने लगा दिया and his colleagues have very recently tried to put price tags on nature's life support services. लाइफ सपोर्ट सर्विसेज को भी उन्होंने प्राइस टैग लगाया। ओके, और देखो ये प्राइस टैग कहाँ तक जा रहा है। देखो, रिसर्चर्स हैव पुट एन एवरेज प्राइस टैग ऑफ 33 ट्रिलियन अ ईयर ऑन दीज फंडामेंटल इकोसिस्टम सर्विसेज। 33 ट्रिलियन, ओके, और पूरे इसका हमारा मिला के भी बन रहा है 18 ट्रिलियन, राइट? Which are largely taken for granted because they are free. This is nearly twice the value of global gross national product GNP. GNP हमारा जो टोटल बन रहा है वो खुद 18 ट्रिलियन है और हमको लगेंगे इन बेसिक सर्विसेज के लिए ही 33 ट्रिलियन. Out of the total cost of various ecosystem services, the soil formation counts for 50% and contributions of other services like recreation and nutrient cycling are less than 10% each. The cost of climate regulation and habitat for wildlife are about 6% each. तो ऐसे अगर हमने नेचर की सर्विसेज पे प्राइस टैग लगा दिया तो लाइक इट वुड बी सो कॉस्टली. तो हमें बहुत सारी चीजें फ्री में मिलती है, नेचर की तरफ से बहुत सारी सर्विसेज फ्री में मिलती है जिन्हें हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं. सो दैट इज रॉन्ग. नाउ थैंक यू, ये लेसन तो हो गया. थैंक यू, बाय बाय.